प्रिय विद्यार्थियों, टिश्यू सिस्टम के इस नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिया था। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया था। पहला था हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें ऑर्डिनरी सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेकंड था हमारा स्टोमेटा के बारे में, और तीसरा था हमारा एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में। और तीनों को मिलाकर हम लोगों ने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो कंप्लीट किया था। अब ये हमारा सेकंड टिश्यू सिस्टम है, जिसको हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के नाम से जानते हैं। एपिडर्मिस का जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है हाइपोडर्मिस से। हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, पिथ है, मेडुलरी रेज है। कहने का मतलब ये हुआ, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स को छोड़कर बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में शामिल हो जाएंगे। और प्लांट का बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल पार्ट है, जो ज़्यादातर पार्ट्स का बनाने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एपिडर्मिस और टिश्यू सिस्टम को छोड़कर बाकी सारे पार्ट्स हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के तहत ही आते हैं। ये आपका सिलेबस है। जो टिश्यू सिस्टम रेड कलर में आप देख रहे हो वो हमारा टॉपिक चल रहा है, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने एपिडर्मल पढ़ लिया है, ग्राउंड चल रहा है, और लास्ट में हमारा वेस्कुलर मंडल सिस्टम बचेगा, और उसके साथ ही आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पूरी यूनिट को कवर करने का प्रयास किया है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, उसमें अनेक प्रकार की सेल्स पाई जाती है। होमोजीनियस नहीं होकर ये हेटेरोजीनियस होता है, क्योंकि इसके अंदर पेरेनकाइमा भी पाई जाती है, कोलेनकाइमा भी पाई जाती है, स्क्लेरेनकाइमा भी पाई जाती है, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। जिस प्रकार की सिचुएशंस होती है उसी के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव होता है, और वो अलग अलग तरह के फंक्शंस को निर्धारित करने का काम करती है। इसलिए जो ग्राउंड सिस्टम है, इसकी जो प्रकृति है वो हेटेरोजीनियस होती है, न कि होमोजीनियस होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका हमें ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइपोडर्मिस से लेकर पित्त तक का जो मैक्सिमम वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जो पार्ट है वो इसी के द्वारा है वो बनाया जाता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा मुख्य रूप से बनाया जाता है, और जिसमें केवल हम एपिडर्मल और वेस्कुलर सिस्टम को छोड़ सकते हैं। उसको छोड़ने के पश्चात जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा का सारा इसी मेरिस्टेम के द्वारा बनता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझने का प्रयास किया था, पढ़ने का प्रयास किया था। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर परमानेंट टिश्यूज में, जैसा मैंने अभी आपको बतलाया, पेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, और क्लोरेनकाइमा है, एरेनकाइमा है। सभी प्रकार की सेल्स हैं वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है वो पाई जाती है। अगर हम लीफ के सेंस में बात करें तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को में जो लीफ के अंदर जो पार्ट है उसको पर्टिकुलरली हम लोग मीजोफिल के नाम से जानते हैं। और मीजोफिल जो सेल्स हैं वो 2 पार्ट में होती है। ऊपर की तरफ पेलिशेड पाई जाती है, और नीचे की तरफ स्पॉन्जी पेरेनकाइमा पाई जाती है। जो डोर्सिवेंट्रल लीफ होती है वहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन है वो पाया जाता है, और जो मोनोकोट लीफ होती है उसमें सारी की सारी सेल्स हैं वो एक जैसी होती है, और उसको हम मीजोफिल सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये विशेष रूप से हम लोगों को इसके बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो मोनोकोट स्टेम है उसमें पर्टिकुलरली जो ग्राउंड सिस्टम है या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। बाहर की तरफ हाइपोडर्मिस होती है, और अंदर की तरफ ग्राउंड टिश्यू या ग्राउंड पेरेनकाइमा पाए जाते हैं। मुख्य रूप से मोनोकोट के अंदर जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है, और जो डाइकोट स्टेम्स हैं उसमें ये कोलेनकाइमा की बनी हुई होती है। ये विशेष रूप से हम लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो रूट है डाइकोट स्टेम की, और जो स्टेम है पर्टिकुलरली अपन डाइकोट की रूट स्टेम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्लियर कट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। उसमें हाइपोडर्मिस भी होती है, उसमें कॉर्टेक्स भी होता है, उसमें एंडोडर्मिस भी है, पेरिसाइकिल भी है, पिथ भी है। सभी चीज़ें हैं उसमें बहुत क्लियरली पाई जाती है। और जो डाइकोट स्टेम है, मेडुलरी रेज भी वहाँ पर पाई जाती है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़कर बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत है, वो हम लोगों को स्टडी करने पड़ेंगे, अध्ययन करने पड़ेंगे। तो आप देखिए ये बहुत ही विस्तृत पार्ट है स्टेम का, जिसके अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं वो एक साथ में शामिल होते हैं। अगर सारे पार्ट्स को हम एक साथ में देखना चाहते हैं तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का एक डायग्राम है जिसके माध्यम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस होती है, हालांकि इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस होती है। जो एपिडर्मिस है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता है, और जो हाइपोडर्मिस है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है। उसके बाद में आप देखिए कोर्टेक्स आ रहा है। कोर्टेक्स के बाद में जो लेयर आती है उसको हम एंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं। एंडोडर्मिस भी यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन वो भी इसी का पार्ट है। एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल आती है, जो सबसे नीचे की तरफ लाल रंग की जो एक सर्किल दिखाई दे रही है वो लिखा हुआ है पेरिसाइकिल। और उसके बाद में सेंटर में पित्त भी दिखाई दे रहा है, और बीच के अंदर जो रेज टाइप की सेल्स होती है बाहर से पित्त को जोड़ने वाली, उनको मेडुलरी रेज के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये सारी की सारी कोशिकाएं ज़्यादातर है वो पेरेन्काइमा की सेल्स की बनी हुई होती है, लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग पेरिसाइकिल में भी बदलाव हो जाता है, कॉर्टेक्स में भी बदलाव हो जाता है, और इवन पित्त में भी बदलाव हो जाता है। तो एक डायग्राम के माध्यम से अगर हम समझना चाहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को, तो ये डायग्राम आपके सामने है। इसमें आपको सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद के जो पार्ट्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। और पेरिसाइकिल और पित्त के बीच में वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, उनके बीच में जो मेडुलरी रेज पाई जाती है वो इसमें शामिल होती है। अब वन बाय वन करके हम इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। एपिडर्मिस के बाद जो सेकेंड लेयर आती है, जो कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की पहली लेयर है, जिसको हम हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये कोलेनकाइमा की बनी हुई हो सकती है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई हो सकती है। अगर मोनोकोट की बात करें तो ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है, जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है और यांत्रिक सहायता और मजबूती प्रदान करने का काम करती है। और अगर ये डायकॉट स्टेम है तो नेक्स्ट टू एपिडर्मिस ये कोलेनकाइमा की बनी हुई होती है, वो भी प्लांट को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। अगर ज़रूरत हुई तो इन कोलेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हो सकता है, और ये भोजन बनाने का काम भी कर सकती है, और ज़रूरत पड़ने पर यह स्टोरेज का काम भी कर सकती है, क्योंकि कोलेनकाइमा है वो जीवित कोशिकाएं होती है, स्क्लेरेनकाइमा है वो जीवित नहीं होती है, वो केवल मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम है वो कर सकती है। और जो स्टेम एरियल रूप से होते हैं, निश्चित रूप से उनको हीट से भी ये बचाने का काम है वो करती है। तो इस तरह से हाइपोडर्मिस है वो प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सामान्यतः थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ होता है, जो कि पेरेन्काइमेटस होती है, और ये हाइपोडर्मिस या जिनमें हाइपोडर्मिस नहीं होती है उनमें एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में पाया जाता है। इसकी लोकेशन है वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ज़रूरी है। चूँकि ये पेरेन्काइमा का बना हुआ होता है, ये भी फूड को स्टोर करने का काम करता है, और अगर उनमें बीच बीच में अगर एयर की ज़रूरत है, केविटीज स्पेस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर एयर आकर भी भर जाती है, उनको उस कंडीशन में हम एरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। और इन्हीं कोशिकाओं में जैसे कि जो प्लांट रेगिस्तान में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, वहाँ पर इन पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल का डेवलपमेंट भी हो जाता है, क्योंकि रेगिस्तानी वाले पौधों में लीव्स या तो अब्सेंट होती है या बहुत छोटी होती है, तो लीफ का जो कार्य है वो स्टेम को करना पड़ता है, और स्टेम के अंदर जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं उनमें क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हो जाता है, और ये क्लोरोनकाइमेटस सेल्स अब फोटोसिंथेसिस का काम करती है, भोजन बनाने का काम करती है। इस तरह से आप देख सकते हो जो कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है वो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम है वो करता है। मुख्य रूप से आप देखिए, अगर उसमें कोलेनकाइमा है तो वो प्रोटेक्टिव जोन के रूप में काम करेगा। हाँ, पेरेन्काइमा के साथ साथ उसमें कोलेनकाइमा भी पाई जा सकती है, तो उस सिचुएशन में वो प्रोटेक्टिव जोन का काम करेगा। इसके अलावा अगर वो पेरेन्काइमा से बना हुआ है तो फूड को स्टोर करने का काम करेगा। उसमें क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हो गया है तो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। अगर वहाँ पर एयर भर गई है
तो वो एरेनकाइमा के रूप में गैसेस आकर वहाँ पर हो जाती है, पानी भी जमा हो सकता है, तो एरेनकाइमा के रूप में काम करती है। निश्चित रूप से जब यही बात रूट के सेंस में आती है तो वहाँ पे फूड स्टोरेज ऑफ फूड का काम है वो कर सकती है। और इसके अलावा इसी जोन से निश्चित रूप से ये इस कोर्टेक्स से होते हुए एपिडर्मिस से बाहर जो रूट हेयर्स निकलते हैं उनसे वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होकर इसी जोन के माध्यम से जाइलम तक पहुंचता है और वहां से फिर ये पानी और मिनरल्स है वो पूरे प्लांट में पहुंच जाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है वो प्लांट के लिए कितना महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से हेटेरोजीनियस है। और डाइकोट स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो ये कोर्टेक्स है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है। और वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है, तभी ये वेल डिफरेंशिएटेड या हेटेरोजीनियस है वो होगा। अब हम कॉर्टेक्स के बाद में नेक्स्ट लेयर की तरफ चलते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस है वो पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स के बीच में पाई जाती है और सामान्यतः ये एक परत की होती है, आयताकार कोशिकाएं होती है, बैरल शेप्ड होती है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो नहीं पाए जाते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात है। जब इस पर्टिकुलर लेयर में जैसा कि डाइकोट स्टेम में होता है स्टार्च पाया जाता है, उस केस में हम इस एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ के नाम से जानते हैं। ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है। और पर्टिकुलरली जो रूट्स होती है उनके अंदर जो दो सेल्स के बीच की जो रेडियल वॉल होती है वहाँ पर कुछ लिग्निन और सुबेरिन आकर जमा हो जाता है और उस पर्टिकुलर को फिर हम एक अलग नाम जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं या बैंड कहते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी बात अलग से भी करेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप के नाम से भी जानते हैं। देखिए 3 नाम हो गए, एंडोडर्मिस नॉर्मल सेंस में, अगर स्टार्च है तो स्टार्च शीथ, और वहाँ पर अगर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया है रेडियल वॉल के ऊपर तो कैस्पेरियन स्ट्रिप के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये जो एंडोडर्मिस है वो पर्टिकुलरली कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल के बीच में एक मेजर जो फंक्शन है वो पानी के चेक पोस्ट की तरह वो काम करती है कि एयर टाइट होती है, सिंगल लेयर है और बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके बीच में नहीं होती है, तो एक रिंग की तरह ये काम करती है, वाटर टाइट जैकेट के रूप में ये काम करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेयर है वो प्लांट के अंदर पाई जाती है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कैस्पेरियन स्ट्रिप के रूप में, सबसे पहले कैस्पेरी नामक व्यक्ति ने 1865 में इसको ऑब्जर्व किया था, इसलिए उसके नाम से इसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप और बैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सामान्यतः सुबेरिन आके जमा हो जाता है, 2 सेल के बीच की जो रेडियल वॉल होती है वहाँ पर ये डिपोजिशन है वो होता है। और ये जो बैंड है, जो स्ट्रिप है, ये लिग्निन रिएक्शन भी शो करती है, इस बात का भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए 2 टेक्निकल शब्द है वो आपके सामने आए हैं, कैस्पेरी स्ट्रिप, इस कैस्पेरियन स्ट्रिप का नाम ध्यान में रखिएगा और स्टार्च शीथ का नाम ध्यान में रखिएगा, ये दोनों चीज़ें हैं। और जो वैज्ञानिक का नाम आया कैस्पेरी 1865 उसका भी आप ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में चलकर ये है कि एंडोडर्मिस है वो क्या फंक्शन करती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की, वेस्कुलर बंडल्स और कॉर्टेक्स के बीच में ये लेयर होती है और वाटर टाइट जैकेट के रूप में काम करती है, दोनों के बीच में एक बैलेंस को बना के रखती है, क्योंकि इस एंडोडर्मिस में स्पेसेस है वो नहीं पाए जाते हैं और सामान्यतः इसकी जो वॉल होती है कंपेरेटिवली वो भी कंपेरेटिवली थिकन्ड वॉल होती है और एक तरह से वाटर डैम की तरह काम करती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है जो पेरिसाइकिल और एंडोडर्म कोर्टेक्स के बीच में पाई जाती है, तो ये इसका हमें मालूम होना चाहिए। एंडोडर्मिस के बाद में हम चलते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल है वो वेस्कुलर बंडल और एंडोडर्मिस के बीच में होती है। एक सीक्वेंस देखिए आप, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स, एंडपिथ, ये क्रम है जो हमेशा इसी क्रम में चलता है, ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ है और अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह के सिचुएशंस है वो इसमें पाई जाती है। अगर प्लांट नॉर्मल कंडीशन में पाया जा रहा है तो ये पेरेनकाइमा की होगी।
अगर प्लांट डेजर्ट में या रेगिस्तान में पाया जा रहा है तो वहाँ पर ये स्क्लेरेनकाइमा यानी स्टोन सेल्स के रूप में होगी, मजबूत कोशिकाएं ली हुई होगी, स्क्लेरेनकाइमा के रूप में होगी। वहाँ पर दोनों सिचुएशंस के अंदर दोनों के फंक्शंस बदल जाते हैं। अगर ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है तो इसका मुख्य कार्य प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, प्रोटेक्शन करना होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, और स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है और बहुत मजबूती ली हुई होती है। उस कंडीशन में हम उसको स्टोन सेल्स के रूप में जानते हैं। और जब ये नॉर्मल कंडीशन में पाई जा रही है, पेरेनकाइमा के रूप में है, तब ये स्टोरेज, फूड स्टोर करने का काम भी कर सकती है। और इवन सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर इस पेरीसाइकिल से नए कैम्बियम का निर्माण भी होता है, जैसा कि रूट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। और ये आगे चल के जब हम सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक लेंगे ना, उस वक्त हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पेरीसाइकिल जैसा कि मैंने अभी बताया, ये पेरेनकाइमा भी और स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई हो सकती है। स्क्लेरेनकाइमा है वो प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव होती है, और मुख्य रूप से जब ये पेरेनकाइमा की बनी हुई होती है, जब ये स्टोरेज का काम करती है और इवन कैम्बियम को निर्माण करने का भी काम करती है। इस लिहाज से आप और हम ये कह सकते हैं कि कैम्बियम की ये पेरेनकाइमा की जो ये लेयर है, जिसको कि हम पेरीसाइकिल कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले करती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में अब हमें बात करना पड़ेगा, क्योंकि एंडोडर्मिस के बाद में ये लेयर आती है और इसके जो बाहर वाली दीवार है वो कंपेरेटिवली थिक वॉल होती है, अंदर वाली कंपेरेटिवली थिन होती है। जब रूट, पर्टिकुलरली यहाँ पर हम रूट्स की बात कर रहे हैं, जब रूट हेयर्स के द्वारा पानी है वो अंदर लिया जाता है तो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से होता हुआ एंडोडर्मिस को पार करता हुआ वो इसके पास पहुँचता है, और थिक वॉल होने के कारण से पानी और आगे नहीं जा पाता है, क्योंकि पानी को अल्टीमेट जाना कहाँ पर है, जाइलम के पास में जाना है। इसलिए जो जाइलम के नेक्स्ट अपोजिट वाली जो पेरीसाइकिल का जो सेल्स है, जो पार्ट है, वो कंपेरेटिवली थिक हो जाती है, थिक के स्थान पर थिन हो जाती है, और थिन होने के कारण से प्लांट के अंदर पानी का मूवमेंट आसानी से हो जाता है। और जो सेल थिन हुई है उसको हम पैसेज सेल्स के नाम से जानते हैं। वापस से समझने का प्रयास कीजिए। रूट हेयर्स के माध्यम से पानी अंदर आया, एपिडर्मिस से होता हुआ कॉर्टेक्स में आया, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस को पार करते हुए पेरीसाइकिल के पास आया। और हमने कहा पेरीसाइकिल की बाहर की दीवार थिक, अंदर की थिन होती है, तो उस थिक वॉल को पानी पार नहीं कर पाता है। इस पानी को पहुंचना कहाँ पर है, वेस्कुलर बंडल के जाइलम वाले पार्ट पे पहुंचना है, क्योंकि जब वो जाइलम के पास पहुंचेगा तभी तो उसका मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जाइलम है वो पानी के कंडक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर जो पेरीसाइकिल की वह कोशिका जहाँ से पानी इंटर होगा जाइलम में जाने के लिए, वहाँ की सेल्स की जो दीवार है, वॉल है, वो थिन हो जाती है, और उस थिन होने के कारण से वो एक पानी को रास्ता प्रोवाइड करती है, वे प्रोवाइड करवाती है, और उस सेल को अब हम पैसेज सेल्स के नाम से जानते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण एडिशनल यहाँ पर टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी वो उसको दूर कर दी गई है, और कोशिका ने पैसेज बना दिया है पानी के लिए, और पैसेज सेल्स के रूप में वो काम कर रही है। तो इस तरह से पेरीसाइकिल का ये पार्ट है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम चलते हैं पित्त के बारे में। ये सबसे सेंटर वाला पार्ट है, सामान्यतः पेरेनकाइमा का बना हुआ होता है, एंजियोस्पर्म की बात अगर हम करें, लेकिन टेरिडोफाइटा के कुछ मेंबर्स में ये स्क्लेरेनकाइमा के रूप में भी देखा गया है। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, मार्सिलिया, मार्सिलिया के राइजोम का जो पित्त होता है, वो जो मार्सिलिया रेगिस्तान में पाया जाता है वहाँ पर वो स्क्लेरेनकाइमा का होता है, क्योंकि पानी की कमी के कारण वो पेरेनकाइमा का नहीं होकर स्क्लेरेनकाइमा का हो जाता है। पित्त निश्चित रूप से डाइकोट स्टेम और मोनोकोट रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, और मोनोकोट स्टेम की बात करें तो वहाँ पर स्टेम से लेकर पित्त तक कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होने के कारण से पूरे के पूरे पार्ट को हम ग्राउंड टिश्यू के नाम से जानते हैं। डाइकोट रूट में ये कम विकसित होता है, चूंकि ये पेरेनकाइमा का बना हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो साधारणतः पाए जाते हैं। और इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर टेनिन, फिनॉल्स, कैल्शियम इत्यादि
ज़रूरी चीज़ें हैं वो आके जमा भी हो सकती है, और ये पेरेन्काइमा का होने के कारण से फूड को स्टोर करने का काम भी करती है। डियर स्टूडेंट्स, हर्बेरियस जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें पिथ है वो पर्टिकुलरली इलोंगेशन के कारण से डिस्ट्रॉय हो सकता है। मोनोकोट प्लांट की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें और वहाँ पर पिथ है वो नष्ट होने के कारण से बीच का जो पार्ट है वो खोखला हो जाता है। पर्टिकुलरली हम छोटे प्लांट्स में ये देख सकते हैं, कुकुरबिटेसी के मेंबर्स में भी हम लोग ये देख सकते हैं, बहुत आसानी से हम लोग ग्रासेस में भी ये चीज़ देख सकते हैं। जो रेडियल एक्सपेंशन होता है उसमें ये सेल्स पेरेन्काइमा के होने के कारण से नष्ट हो जाती है और पित्त के स्थान पर एक होलो रीजन या खोखला पार्ट है वो बन जाता है। रूट्स के अंदर सामान्यतः पित्त वो कम विकसित होता है या एब्सेंट होता है, जिसको हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और स्टेम के अंदर ये बिल्कुल जैसा कि हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस यानी एक ही प्रकार की कोशिकाएं लिए होता है और सामान्यतः ये नष्ट नहीं होता है और पर्टिकुलरली ये स्टोरेज का काम करता है और बहुत सी दूसरी चीज़ें जिनके बारे में अभी हम लोगों ने बात की उनको भी स्टोर करने का काम करता है। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का लास्ट पार्ट आपके सामने है, इसको हम मेडुलरी रेस के नाम से जानते हैं। मेडुलरी रेस हालांकि बहुत पतली होती है, इनका डेवलपमेंट है वो रिब मेरिस्टेम के द्वारा होता है। एक सिंगल पतली सी सेल कोशिका के रूप में कैपिलरी सेल्स की तरह होता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ये। कैम्बियम से ऊपर की तरफ फ्लोएम है जिसमें ज़्यादातर पार्ट है वो लिविंग होता है। फ्लोएम से ऊपर पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस है और बीच में जाइलम और जाइलम के नीचे की तरफ पित्त पाया जाता है। तो जाइलम के अंदर ज़्यादातर सेल्स है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है, केवल पेरेन्काइमा को छोड़ के। इसलिए बाहर का जो रीजन है फ्लोएम और फ्लोएम के ऊपर वाला, उस रीजन का पित्त के साथ कनेक्शन स्थापित करने का काम है वो मेडुलरी रेज के द्वारा किया जाता है। देखिए कितनी तरह एक पाइपलाइन की तरह, एक चैनल की तरह जो पार्ट है लिविंग वाला पार्ट है, पेरिसाइकिल है, फ्लोएम है, एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, उस वाले रीजन का कनेक्शन है वो सेंट्रल पार्ट जो पित्त है उसके से कर दिया जाता है। और इस तरह से पानी का मूवमेंट भी हो सकता है, एयर का मूवमेंट भी हो सकता है। कहने का मतलब एक चैनल, एक कनेक्शन के रूप में ये मेडुलरी रेज है वो स्थापित हो जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो इस स्टेम के माध्यम से हमें समझने को मिलता है कि जिस तरह की आवश्यकता होती है उसी के माध्यम द्वारा, उसी तरह से प्लांट के अंदर सिचुएशंस में बदलाव हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग पार्ट्स या ऑर्गन्स बन जाते हैं, सेल्स बदल जाती है, पेरेन्काइमा से स्क्लेरेन्काइमा हो जाती है। इस तरह से अपने आप को बचाने के ये तरीके हैं, जिस प्रकार की सिचुएशंस होगी उसी के अंदर तरह उसके अंदर बदलाव है वो हो जाते हैं। लास्ट में ये जो बुक्स हैं जिनको आप अपने रेफरेंस के तौर पे आप कंसल्ट कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत अच्छी किताबें हैं एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कंसल्ट है वो किया जा सकता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में केवल वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट रहेगा, जिसके साथ ही टिश्यू सिस्टम भी आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को देखने के पश्चात निश्चित रूप से आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही कम है अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं कि आप उससे बंद जाएंगे, कुछ भी नहीं लगेगा आपका और आपको फ़ायदा होगा। और फ़ायदा ये होगा सब्सक्राइब करने से, आपको जो जो नए वीडियोस आपसे संबंधित चैनल पर डाले जाएंगे उसकी सूचना है वो आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। ये आपके लिए फ़ायदे की बात है, इसलिए मैं ये सोचता हूं कि आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही ये वीडियो है वो हमारा कंप्लीट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।